हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हिंदी के जो थे वो पार्ट हमारे 3 कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो अब पार्ट हमारा 4 होने वाला है। ठीक है, कौन सा होने वाला है? पार्ट 4 होने वाला है। इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी के पैटर्न पर आधारित ही क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले कल की वीडियो में अगर आप लोगों ने 3 वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, हिंदी के और उसके अतिरिक्त उत्तराखंड के लगभग हमारे 19 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें अजय रावत जी का चंद्रवंश चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा कल एक क्वेश्चन दिया गया था, मैंने पूछा था कि एक साहित्यिक की डायरी। ठीक है, ये मैंने पूछा था कि एक साहित्यिक की डायरी पुस्तक के लेखक कौन है, एक साहित्यिक की डायरी। तो इसका जो आंसर है वो आपको बताना था, लेकिन एक ही व्यक्ति का उसमें कमेंट्स आया। ठीक है, तो एक साहित्य की डायरी पूछी गई थी जिसका राइट आंसर क्या था? गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, क्या होगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। इससे पूर्व में एक क्वेश्चन और पूछा गया था मैंने, मेरा परिवार, तो उसके राइटर कौन होंगे? महादेवी वर्मा जी। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताया करें, अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूँ राइटर का तो आप लोग को बताया करें। ठीक है, क्योंकि गद और पद में वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन वहाँ पे राइटर से पूछ लेता है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम पूछा था, कुछ ना कुछ पूछ लेता है वो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे वर्णों के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दो भेद? देखिए सबसे पहले क्या कहता है, दो भेद जो होते हैं वो एक तो होता है उसमें स्वर, और एक कौन सा होता है? व्यंजन। ठीक है, तो वर्ण दो तरीके से डिवाइड हो गए हमारे। ठीक है, स्वर और व्यंजनों के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो वर्ण होते हैं उनके समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वर्णमाला। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं यहाँ पे? वर्णमाला। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। कहता है कि वर्णों के समुदाय को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है, जिसे उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम उसे उच्चारित करेंगे तो क्या कहा जाता है? उसे ध्वनि भी कहा जाता है। वैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, व्यवस्थित जो वर्ण समूह होगा उसे वर्णमाला कहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए क्या कहता है, व्याख्या क्या कहता है कि व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो कितने वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में? कुल 52 वर्ण होते हैं। इसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तथा अयोगवा कितने होते हैं? 2 होते हैं। और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो देखिए यहाँ से आपके 5-6 पॉइंट निकल के आ जाते हैं, जो आपको यहाँ से दिमाग में बैठाने की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है। क्वेश्चन घुमाया है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 52। ठीक है, यहाँ पे कुल वर्ण आ जा या वर्ण लिपियां आ जा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 52। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए कहता है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियों की संख्या कितनी है? 52 है, जिनमें देखिए स्वर ये आ जाते हैं हमारे, स्वर ए आ ई, इस तरीके से ये आ जाते हैं। कुल कितने हो जाते हैं यहाँ पे स्वर? ये 11। इस तरीके से जैसे हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं ना 25, तो उसी तरीके से जो उनका उच्चारण स्थान होता है, जैसे कै का होता है, जैसे कै का होता है कंठी से कैक है, गै गैड़ है, अड़ है। ठीक है, तो ये 5 होते हैं। ऐसे चैबर का होता है तालु से चे छः जय जय है। ठीक है, तो ये 5 हो गए। ऐसे टैवर का उच्चारण होता है। ठीक है, तो टैबर का होता है, जैसे टैबर का किससे होता है? मूर्धन्य से, तो मूर्धन्य का हम लोग टर्धन्य कर देंगे, तो ये वाला हो जाते हैं पांचों का पांचों वर्ग। इसी तरीके से तय वर्ग आता है, तो तय वर्ग किस में आएगा? दंती सी तय थे दे धै न। ठीक है, तो ये 5 हो गए। ठीक है, इसी तरीके से पै वर्ग आता है। ठीक है, तो पै वर्ग में क्या आता है? ओष्ट में आ जाता है, जितने भी होते हैं ना सर, पै फै वै भै में, तो ये भी इसमें आ गए। इसके अलावा देखिए अंतस्त्य व्यंजन होते हैं हमारे, य रे ल व। इसी में से ही अगर य रे ल व में से ही अगर हम 2 निकाल देंगे, य और व, ठीक है, य व, तो ये अर्ध स्वर में हमारे काउंट हो जाते हैं। चलिए इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कहता है कि ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन सहरे तो सह आप काउंट करेंगे, उसमें एक है काउंट करेंगे, तो ये कितने हो जाते हैं यहाँ पे हमारे? 4 हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये वाले हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, त्रय जय और श्रेय वाले, तो ये 4 होते हैं। इसके अलावा अयोगवा, देखिए अयोगवा क्या होते हैं? ना तो ये स्वर में काउंट होते हैं ना व्यंजन में काउंट होते हैं, तो ये अयोगवा ये वाले हो जाते हैं। ठीक है, ये कितने हैं? इनकी संख्या कितनी है? 2। इसके अलावा देखिए द्विगुण, तो द्विगुण भी ये हो जाते हैं हमारे। ठीक है, द्विगुण को देखिए आप क्या कह सकते हैं? तो ताड़न जात भी कह सकते हैं। आप लोग क्या कह सकते हैं? इसे ताड़न जात भी कहा जा सकता है, इसे ताड़न जात। ठीक है, ये आप, और द्वि स्पष्ट व्यंजन भी कह सकते हैं इसे आप।
इसके अलावा कुल मिला के मतलब कुल वर्णों का जो हमने विश्लेषण यहाँ पे देख लिया तो वो कितने हो गए, यहाँ पे 52 हो गए। ठीक है, तो यही तो क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा था। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन में यही कह रहा था कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ हैं तो 52, और वही हमने क्या कर लिया, उसका विश्लेषण कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हो गई, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 पे हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, वर्ण, जिसे क्या बोल देते हैं हम, उच्चारित करते समय वर्ण को ही क्या बोल देते हैं हम, ध्वनि भी बोल देते हैं। ये सचिवालय शिक्षा कार्ड में पेपर पूछा जा चुका, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। इसकी व्याख्या देखिए, शब्द या ऐसे भाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, वर्ण है या ध्वनि। तो कई बार क्या होता है कि वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं, उच्चारित रूप में कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं जैसा कि हमने पहले पढ़ा, जिसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, लेकिन मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। 2 अयोगवा होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 2 अयोगवा होते हैं। ठीक है, और दो जो होते हैं ये द्विगुण होते हैं। ठीक है, ये वाले, तथा 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है, 4 संयुक्त वर्ण ये होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो लिपि जो चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं हम, तो वर्णमाला कहते हैं। जैसे लिपि होती है ना, लिपि, तो उसके मतलब क्रमबद्ध तरीके से, मतलब एक जैसे 2 आया उसके बाद ऐसी ए, तो इस तरीके से क्रमबद्ध तरीकों को क्या कहेंगे हम यहाँ पे, वर्णमाला कहेंगे, मतलब क्रम का बताना है। चलिए इसमें देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या देखिए क्या कहता है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, ध्वनि है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को क्या कहते हैं हम, वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर आपको बताना है कि स्वर यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर। ठीक है, जिनमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा, देखिए उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा कहलाता है। उच्चारण जैसे हम करेंगे तो उसमें लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहलाता है। ठीक है, इसी के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या कहता है कि हर्ष स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे जिस तरीके से ये आप लोग देख लीजिए, ए ई छोटा ऊ बड़ा ऋषि। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, इसमें टाइम मुझे ज़्यादा नहीं लगाना है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि वीडियो मुझे लंबी नहीं करनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त क्या है। ठीक है, तो ये 3 बताने क्या है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त क्या है। तो हमने अभी पढ़ा है तीनों में कि तीनों क्या है, एक स्वर के ये भेद हैं। ठीक है, जिनमें ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त मात्रा के आधार पर क्या देखिए स्वर के भेद हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, कहता है देखिए जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। कहने का मतलब उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो स्वर ही तो होते हैं वो। ठीक है, क्या होते हैं वो, स्वर होते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर नंबर 20 सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या क्या कहती है, इसकी व्याख्या देखिए क्या कहती है, व्याख्या कहती है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। कहने का मतलब उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। उनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्वध, ठीक है, निर्वध रूप से निकलती है। ठीक है, किस रूप से निकलती है, निर्वध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है, और सभी स्वर क्या है वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से किस तरीके से 11 है। तो स्वरों की संख्या यहाँ पे 11 होती है। ठीक है, तो देखिए स्वरों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे 11 होती है, और इनमें 4 तो देखिए ये होते हैं, 4 ये होते हैं मूल स्वर। ठीक है, 4 मूल स्वर होते हैं, और इस तरीके से दीर्घ स्वर ये हो गए, और तथा 4 ये होते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, तो इस तरीके से होती है। तो जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या ध्वनियों का उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट आदि के निकलती हो, वो क्या कहते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, देखिए स्वर सबसे पहले तो ये हो गए, कितने हैं स्वर, 11 होते हैं, और जिनमें इस तरीके से डिवाइड इन्हें करा गया है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर।
और क्या नाम है, मतलब ध्वनि निकलते समय इनका मतलब उच्चारण करते समय किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती है, ठीक है, वो कहलाते हैं स्वर। जैसे ये वाले देखिए ए आह ई और बड़ी आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ठीक है। तो स्वर ध्वनि के प्रकार कौन से हैं, तो दीर्घ भी होगा, प्लुप्ति होगा और हर्ष स्वर होगा, मतलब उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब देखिए क्या कहता है कि हर्ष दीर्घ और प्लुप्त तीनों तीनों ही उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनि के प्रकार है, उच्चारण के आधार पर, ठीक है। तीनों मात्रा आधार पर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ठीक है। इनमें देखते हैं क्या सीन है। देखिए कहता है कि हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं भैया, हर्ष स्वर कहते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है, बड़े स्वर कहते हैं। इसके बाद क्या कहता है, देखिए इसके बाद कहता है कि प्लुप्त स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक मात्रा का, दो मात्रा का और तीन मात्रा का, तो हर जगह अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी आपको देखने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है कि स्वरों का उच्चारण होता है, ठीक है। तो स्वरों का उच्चारण कैसे होता है, बिना किसी की सहायता से होता है क्या स्वरों का उच्चारण, ठीक है, तो क्योंकि स्वतंत्र है वो। चलिए इसमें व्याख्या देख लीजिए क्या कहता है। इसमें व्याख्या कहता है कि स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जो व्यंजन होते हैं, जैसे मान लीजिए यह, तो यह का हम उच्चारण करेंगे तो ऐसे होता है यह, तो इस तरीके से इसका यह होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका सहयोग लेना पड़ रहा है यह का, ठीक है, यह में, लेकिन स्वर में किसी का सहयोग लेना नहीं पड़ता है। तो व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में देखिए ए, ये आया देखिए यहाँ पे ए की ध्वनि छिपी रहती है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। जैसे जय, तो जय इस तरीके वाला, इस तरीके से इसमें ए छिपा हुआ होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि स्वर किसका भेद है, स्वर, तो स्वर किसका भेद होगा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वर भेद किसका होगा, यहाँ पे वर्ण का भेद होता है स्वर। चलिए इसमें देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या कहता है। देखिए यहाँ पे कुछ छिप गया है, इसमें कहता है कि स्वर हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों का विभेद है, ठीक है। स्वर जो भी हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों का क्या है, विभेद है। वर्णमाला में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, ठीक है, जैसे बताया था शुरू के क्वेश्चन में कि स्वर और व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना ये देखिए जो भी शब्द होगा बिना अथवा बाधा के होता है, ये सभी क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो स्वर जो होते हैं वो किसी के सहायता से नहीं बोले जाते, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे कहता है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या नाम है, व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको ऊपर, तो व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे 4 होती है। देख लेते हैं कौन से होते हैं हर्ष स्वर, 4, ठीक है। देखिए क्या कहता है, कहता है कि हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। व्याकरण में परंपरागत रूप से क्या होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 मान जाती है परंपरागत रूप से, ठीक है, ठीक है। स्वर के दो भेद होते हैं, ठीक है, स्वर के दो भेद होते हैं। कौन से होते हैं स्वर के दो भेद, देखिए सबसे पहले देखिए स्वर के भेद। हर्ष स्वर, वह स्वर जिनको सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। 4 कौन से, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये हो गए कौन से हमारे हर्ष स्वर, ठीक है। और इनमें क्या ना उच्चारित में कम समय लगता है। इसके बाद देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि वह स्वर जिनको बोलने में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा हो और बड़ा हो, ठीक है, इस तरीके वाले ये हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जिन स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है या हर्ष से दो गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहेंगे भैया, हर्ष के बाद कौन सा आएगा हमारा, ठीक है, तो हर्ष के बाद कौन सा आएगा, तो क्या नाम है, दीर्घ स्वर आएगा, ठीक है। लेकिन दीर्घ स्वर ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो गुरु का मतलब भी क्या होता है, गुरु का मतलब तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए गुरु का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे दीर्घ स्वर ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुरु स्वर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन इनने क्या नाम है घुमा दिया है, ठीक है, यहाँ पे दीर्घ न देकर इनने क्या दिया है, यहाँ पे ये दे दिया इसने, क्या दीर्घ होना चाहिए था यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या कहते हैं। देखिए व्याख्या क्या कहती है, व्याख्या कहती है कि जिन स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात दो मात्रा वाले स्वर, ठीक है, अर्थात क्या, दो मात्रा वाले स्वर। दो मात्रा होने के कारण ही इन उच्चारण में से हर्ष स्वर से दो गुना समय लगता है। छंद शास्त्र में हर्ष स्वर मात्रा को लघु
और दीर्घ मात्रा में गुरु को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समझना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा इनमें से दीर्घ स्वर है। तो इसमें जो दीर्घ स्वर होगा वो कौन सा होगा, हमारा आ होगा। ठीक है, यही तो है होगा ना आ, देखिए यही तो है ना दीर्घ स्वर। चलिए कहता है कि दिए गए विकल्प में से आ दीर्घ स्वर है, अन्य स्वरों का विवरण इस प्रकार है। ठीक है, देखिए देख लीजिए आप लोग। तो देखिए जैसे दे रखा छोटा वो तो हर्ष स्वर, इस तरीके वाले आप लोग देख लीजिए सर्कल करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बड़ा ऊ जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है। यहाँ पे क्या कहता है कि देखिए छोटा ऊ संयुक्त स्वर नहीं है बल्कि यह दीर्घ स्वर है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख लीजिए 11 स्वर। देखिए हर्ष स्वर की संख्या 4 हो गई ये वाली, दीर्घ स्वर ये हो गए 3 और संयुक्त स्वर ये हो गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 हो गए, 3 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, तो कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्लुत स्वर। अब देखिए कैसे लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसकी व्याख्या देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, अब आप लोग बोलेंगे ओम तो कितनी लंबी अवधि के लिए गया। ठीक है, सुनो, तो ये वाले होते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, उनसे भी ज़्यादा समय लगता है किससे, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है किसमें, प्लुत स्वर में। ठीक है, और दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर से ज़्यादा समय किसमें लगेगा, यहाँ पे दीर्घ स्वर में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्लुप्त स्वर कौन सा है। ठीक है, तो प्लुप्त स्वर कौन सा होगा, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे ये ओम लिखा हुआ यहाँ पे सही होगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि ओम प्लुप्त स्वर है, शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, हर्ष स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है प्लुप्त स्वर के उच्चारण में उससे 3 गुना समय लगता है। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, प्लुप्त स्वर को प्रयोग में मूलतः वैदिक भाषा या नाटक इत्यादि में संवाद लिखते समय पुकारने में अर्थ में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। तो देखिए संयुक्त स्वर किसे माना गया है, ए को। ठीक है, किसे माना गया, ए को माना गया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। आज का रिस्पॉन्स आप लोगों को कैसा लगा। देखिए वीडियो भले ही आज की थोड़ी बोरिंग रही होगी लेकिन इस टाइप वाले क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको घुमाएंगे, आने वाली वीडियो आपको सरल मिलेंगी। ठीक है, तो आने एक चैप्टर थोड़ा आपको और टफ मिलेगा, बाकी आपको ठीक ही मिलेंगे, मतलब नॉर्मल। तो आप लोग अपना कमेंट्स करके बताएं किस तरीके का लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और आप लोग शाम को देखना उत्तराखंड की वीडियो में। ठीक है, कल गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, फैक्ट टू फैक्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।